नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नीरज अरोड़ा एक बार फिर से हमारे शो टैक्स रुपया में आपका स्वागत करता हूं। टैक्स रुपया जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है टैक्स कम रुपया ज़्यादा। जी हां, आपको किसी तरह की, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स को किसी भी तरह की इनकम टैक्स में प्रॉब्लम्स हैं, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, कहीं पर आपकी कोई क्वेरीज है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं आपकी फंडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी बिग अमाउंट ऑफ लोन की कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी मुझसे आप बात कर सकते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 19 इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में डिस्कशन करने का। स्पेसिफिकली हम सैलरीज के जो नए प्रोविजंस इनकम टैक्स बिल में आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो उससे पहले हम एक ब्रीफ चार्ट के बारे में देखते हैं कि ये ब्रीफ चार्ट क्या है। देखिए, एट प्रेजेंट हमारा जो हेड्स ऑफ इनकम है सेक्शन 14 में है, नया सेक्शन 13 आ गया है। एट प्रेजेंट 14A जो सेक्शन है वो डील करता है एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द इनकम विच डज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, या जो एग्जाम्ड इनकम है। फॉर एग्जांपल, आपका एग्रीकल्चर इनकम है, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है, उसका डिसअलाउंस 14A में है एट प्रेजेंट। नया सेक्शन 14 आ गया है इसका। चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरीज एट प्रेजेंट 15 है, नया भी 15 है। सैलरीज की जो डेफिनेशंस हैं वो इस एट प्रेजेंट जो है 17(1) में दी गई हैं, नया सेक्शन 16 आ गया है इसका। परक्विजिट्स की जो डिफाइन किया गया है 17(2) में, एट प्रेजेंट नया सेक्शन 17 है। प्रॉफिट एंड लियो सैलरी सेक्शन 17(3) में है और नया सेक्शन 18 आ गया है। डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज एट प्रेजेंट जो हमारे डिडक्शन है सेक्शन 16 में है, नया सेक्शन 19 आ गया है। तो डिटेल में सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 एंड 14। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन 13 क्या है। देखिए, सेक्शन 13 जो है हमारा डील करता है हेड्स ऑफ इनकम के बारे में डील करता है। हेड्स ऑफ इनकम सभी जानते हैं, हमारे 5 हेड्स हैं, नए बिल में भी 5 हेड्स हैं हमारे। सैलरी का जो हमारा जो चैप्टर है वो है आपका सेक्शन 15 से लेकर 19 तक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस हैं 20 से 25 हैं। पीबीजीपी के जो प्रोविजंस हैं 26 से 65 तक हैं। कैपिटल गेन के जो प्रोविजंस हैं 66 से 91 हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के जो प्रोविजंस हैं 92 से 95 तक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। जी हाँ, देखिए सेक्शन 14 में क्या कहा इन्होंने कि मान लीजिए कोई पर्सन कोई एग्जाम्प्ट इनकम अर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम अर्न कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो कोई भी एक्सपेंडिचर होगा एज पर एओ सेटिस्फेक्शन, अगर वो नहीं है तो एओ उसको कैलकुलेट करेगा, कंसिडर करेगा एंड उसको डिसअलाउंस करेगा। अगर मान लीजिए एसएससी ने अपनी तरफ से कुछ एड बैक किया है और वहाँ पे सेटिस्फाई है, तो एओ फर्दर और कुछ उसमें एक्शन नहीं करेगा। इसका एट प्रेजेंट रूल 8D लगता है इसमें। जब नया रूल आएगा, जब इनकम टैक्स बिल 2025 हमारा पास हो जाएगा, जब नया हमारा रूल आएंगे तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सैलरीज के प्रोविजंस के रिगार्डिंग। जी हाँ, देखिए सैलरीज के जो प्रोविजंस हैं हमारे सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 19 तक हैं। 15 चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरीज है। 16 हमारा सैलरी की डेफिनेशंस बताता है क्या क्या अमाउंट्स हमारे सैलरीज में आएंगे। ये 8 अमाउंट हैं, 8 तरह के जो सैलरीज में आएंगे। इसके अलावा भी 4 तरह के और ऐसे अमाउंट्स हैं जो सैलरीज की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। जी हाँ, वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। फिर सेक्शन 17 में बता रहा है कि परक्विजिट्स क्या हैं। सेक्शन 17(1) में बताया कि 9 तरह की जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, इनकम्स हैं, वो परक्विजिट्स में इंक्लूड होंगी। और 6 तरह की ऐसी जो नॉन मॉनेटरी इनकम्स हैं वो परक्विजिट्स में इंक्लूड नहीं होंगी। सेक्शन 18 में बताया कि प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी क्या है। 18(1) में बता रहे हैं कि 3 तरह की आपकी जो आइटम्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लियो सैलरी में काउंट होंगी। और 4 तरह के ऐसे अमाउंट्स हैं जो प्रॉफिट एंड लियो सैलरी में इंक्लूड नहीं होंगे, वो 18(2) में बताया गया है। सेक्शन 19 में 14 तरह की जो टोटल डिडक्शंस हैं उसको डील किया गया है। लाइक आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपका जो प्रोफेशनल टैक्स से रिलेटेड डिडक्शंस हैं, आपका जो है पेंशन से रिलेटेड कोई डिडक्शंस हैं, आपका ग्रेजुएटी से रिलेटेड डिडक्शंस हैं, वो सब सेक्शन 19 में आ गए हैं। इसके अलावा हमारा शेड्यूल 3 है जिसका सीरियल नंबर 10 से लेके 13 तक अलाउंसेस के बारे में डिस्कस डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल एचआरए के बारे में हमारा शेड्यूल 3 सीरियल नंबर 11 उसका डील करता है। तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या उसके प्रोविजंस आ गए हैं। तो ये ओवरऑल हमारा सैलरी का स्ट्रक्चर है प्रोविजंस का। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा सैलरीज को समझना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आप बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 के बारे में।
देखिए, सेक्शन 15 में इन्होंने बताया कि कौन कौन सी जो चीजें हैं सैलरीज में ऐड होके उसके ऊपर चार्जेबिलिटी बनेगी। एक तो इन्होंने क्लियर किया कि एम्प्लॉयर इंक्लूड्स प्रीवियस एम्प्लॉयर। जी हाँ, सब सेक्शन 2 में इन्होंने सबसे पहले क्लियर किया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर इंक्लूड्स प्रीवियस एम्प्लॉयर। फिर उन्होंने कहा कि वेदर आपके एम्प्लॉय को जो है सैलरी मिली है चाहे नहीं है, लेकिन अगर वो ड्यू हो गई है तो वो टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगी। जी हाँ। सिमिलरली कोई एडवांस सैलरी मिली है, ड्यू नहीं हुई, तो उस केस में एडवांस सैलरी को भी हम उसी टैक्स ईयर में जिसमें वो मिला है एडवांस सैलरी, उसमें हम इंक्लूड करेंगे। एरियर्स ऑफ सैलरी किसी टैक्स ईयर में मिला है, अगर उससे पहले इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा तो उसको भी उसी टैक्स ईयर में हम इंक्लूड करेंगे। फिर सबसेक्शन 3 में इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए एडवांस सैलरी को किसी एक टैक्स ईयर में आपने किसी कंपटीशन में टैक्सेबल कर लिया है, ऐड बैक कर लिया, आपने ऐड कर लिया है, तो जब वो ड्यू होगी किसी फर्दर नेक्स्ट ईयर में, तब हम उसको सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे। फिर सबसेक्शन 4 में इन्होंने क्लैरिटी की कि कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन जो किसी भी पार्टनर्स को मिलता है, फर्म के पार्टनर को मिलता है, उसको हम सैलरी नहीं ट्रीट करेंगे, उसको बिजनेस इनकम लेंगे। आगे हम चल के देखेंगे जो उसको हमने बिजनेस इनकम का पार्ट माना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 की। देखिए, मैंने 16 के बारे में आपको बताया कि क्या क्या 8 तरह की आइटम्स हैं जो आपकी 16 में इंक्लूड होती हैं। 8 तरह के अमाउंट्स ऑफ इनकम हैं वो जो हमारी इसमें सैलरी में इंक्लूड होते हैं। वो क्या है? वेजेस, एनुटी, पेंशन, ग्रेजुटी, फी और कमीशन, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरीज, एडवांस ऑफ सैलरीज, और उसके बाद लीव एनकैशमेंट। ये ए से लेके एच तक हमारे 8 ऐसे जो अमाउंट्स ऑफ सैलरीज हैं जो हमारे इंक्लूड होते हैं सैलरीज में। अब 4 तरह की और ऐसे अमाउंट्स हैं जो हम बहुत कॉमनली नहीं देखते कि सभी की सैलरीज में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आई क्लोज के बारे में, जहां पर उन्होंने बताया कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड। जी हाँ, अगर भी कोई भी अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज आई से लेके के तक, आई जे के। देखिए, क्लॉज आई जे के क्या है? ये हमारी इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। इससे पहले आपको याद होगा हमने सेक्शन 7 में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी हमारी जो इनकम है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाती हैं। उसकी स्लाइड में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, वो क्या है। देखिए, ये है द इनकम शेल बी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन ए टैक्स ईयर। वो क्या, कौन कौन सी होती हैं? अगर मान लीजिए आपके जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक्सीडिंग 12% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, तो उस अमाउंट को इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मान लिया जाएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जो जिसमें एम्प्लॉयर ने एक्सीडिंग 12% या अप टू 12% ट्रांसफर किया था, उस पर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट नोटिफाइड है उससे ज़्यादा रेट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको भी इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मान लिया जाएगा। सिमिलरली प्रोविजंस आपके एप्लीकेबल होंगे अगर मान लीजिए किसी ईयर में आपका जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है अब तक वो जो रजिस्टर्ड नहीं था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जिस साल में वो रजिस्टर्ड होता है, तो उस साल से पहले जितने भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, तो सिमिलर प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जो सेक्शन सब 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में जो एप्लीकेबल होता है। ईच ईयर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो 12% से एक्सीड करते हैं, तो उसको भी हम उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। फिर सेक्शन 7(1)(c) में इन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का या एनी अदर एम्प्लॉयर का टू पेंशन स्कीम मेंशन अंडर सेक्शन 124, तो वो भी जो है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया माना जाएगा। तो उस वो किस केस में उन्होंने बोला कि कितना परसेंट एक तो कंट्रीब्यूशन अलाउड है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, आपका 14% ऑफ द सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर सकती है पेंशन स्कीम में, और 10% अदर देन नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय की केस में। लेकिन जो इसकी डिडक्शंस हैं मैक्सिमम 50,000 ही मिलेगी 124 में। कंट्रीब्यूशन तो जितना भी होगा वो सब का सब इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए। फिर इन्होंने जो एक और साथ में राइटर लगाया कि वेयर द एसएससी, अगर वो आपका जो न्यू टैक्स रिजिम जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर 5% के गैप में जो टैक्सेस लग रहे हैं नए स्लैब्स में, अगर उस न्यू टैक्स रिजिम में एम्प्लॉय अपने आप को लेता है, कवर करता है,
तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में भी जो कंट्रीब्यूशन है 14% तक अलाउड है इंस्टेड ऑफ 10%। ये इसका ब्रीफ है। आप डिटेल में देखना चाहें ये वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं आपका सेक्शन 17 के बारे में। तो हमने अभी जो सेक्शन 7 में डिस्कस किया था वो क्लोज आई जे के था, ये मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं परक्विजिट्स के बारे में। देखिए परक्विजिट्स क्या है, परक्विजिट्स आपकी नॉन मॉनेटरी इनकम है ऑफ द एम्प्लॉइज। परक्विजिट्स में क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया, मैंने आपको बताया कि 9 तरह की आइटम्स हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इंक्लूड किया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसके जो भी प्रोविजंस आएंगे जब रूल नोटिफाइड होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें यहाँ पर उसकी कैलकुलेशंस को इंक्लूड करेंगे परक्विजिट्स में। अभी हमें समझना यह है कि क्या क्या चीजें जो हैं इंक्लूड होंगी। हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, सैलरी बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन। फिर क्लॉज सी में बताया इन्होंने कि वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट एमिनिटीज ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट कंसेशनल रेट बाय कंपनी टू एन एम्प्लॉय हु इज ए डायरेक्टर देयर ऑफ और हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। या तो वो कंपनी का डायरेक्टर है या वो डायरेक्टर नहीं है फिर भी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस एम्प्लॉय का कंपनी में, तो कोई भी वैल्यू जो होगी ऑफ बेनिफिट और एमिनिटीज वो जो है परक्विजिट्स में काउंट होगी। फिर उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज ग्रांटेड एंड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर to an employee whose income under the head salary by the way of monetary payment exceeds such amount as may be prescribed। ये as may be prescribed जो एट प्रेजेंट में है, यहाँ पर लिमिट है 50,000, बहुत कम है। एट प्रेजेंट अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर जो चल रहा है, अभी हमारा जब बिल नहीं जो हमारा एक्ट नहीं आया है, तो ये इन्होंने जो लिमिट है यहाँ पर भी अभी दोबारा इसके नोटिफिकेशन आना है, ये लिमिट भी 50,000 से इंक्रीज होके जो भी आएगी आई थिंक वही एप्लीकेबल होनी चाहिए जब नया इनकम टैक्स बिल जो है अप्रूव हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया क्लोज डी में कि वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वीट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द करंट एम्प्लॉयर और बाय द फॉर्मर एम्प्लॉयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट पे। फिर क्लॉज ई में बताया तो वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट्स और एमिनिटीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब बताया जाएगा जब रूल्स आएंगे कि कौन कौन सी जो और ऐसी बेनिफिट्स हैं उनकी जो है वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशंस हैं उसको उसका पेमेंट जो है एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस केस में भी उसको हम परक्विजिट्स में इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं क्लॉज जी की। देखिए क्लॉज जी में क्या कहा इन्होंने। क्लॉज जी में कहते हैं कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का कोई भी कंट्रीब्यूशन है पेमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई, तो उसके लिए या फिर एन्युटी के लिए, तो वो जो अमाउंट उसने पेमेंट किया है उसका जो प्रीमियम है परक्विजिट्स में इंक्लूड होगा। अदर देन अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से रिलेटेड है, ए डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3G ऑफ द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1914 8 से रिलेटेड है, सेक्शन 6C ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 से रिलेटेड है, तो इन केसेस में उनको परक्विजिट नहीं माना जाएगा 1 2 3। ठीक है। अदर देन इसके कोई भी पेमेंट्स हैं जो आपका एम्प्लॉयज के जो लाइफ के इंश्योरेंस से रिगार्डिंग है, तो वो उसको परक्विजिट्स में इंक्लूड किया जाएगा। फिर क्लोज एच में इन्होंने कहा कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, जी हाँ, इन ए टैक्स ईयर मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी बाय द एम्प्लॉयर। जो ऊपर जहां पर जो एक्सक्लूड किया गया था क्लॉज 1 और 2 में, तो वहां पर यहाँ जो आपका ये जो क्लॉज एच है इसमें इंक्लूड कर लिया गया कि अगर इनमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 124 जो पेंशन स्कीम में, वहां पर कोई भी पेमेंट होता है इन एक्सेस ऑफ 7,50,000, तो उसको भी परक्विजिट्स में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जी हाँ, आपने ये ध्यान रखना है कि ये एग्रीगेट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, एग्रीगेट दोनों को या तीनों में मिलाकर या किसी सुपर एनुएशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन है तो। अब हम बात करते हैं क्लॉज आएगी जहां पे इन्होंने कहा कि एनुअल एक्रीशन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द फंड और स्कीम रेफर्ड टू इन क्लॉज एच। जो क्लॉज एच में हम बताए गए हैं, ये तीन हमें जो बताए गए हैं, इनमें जो एनुअल एक्रीशन एक्रीशन है बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड,
वो जो है, और एज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी रेट प्रेस्क्राइब होंगे उससे ऊपर का जो इंटरेस्ट या डिविडेंड होगा वो भी आपका परक्विजिट्स में इंक्लूड किया जाएगा। जी हाँ। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17(2) की, परक्विजिट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। जी हाँ। सेक्शन 17(2) में बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, अमाउंट्स हैं, नॉन मॉनेटरी इनकम्स हैं जो परक्विजिट्स में इंक्लूड नहीं होंगी। सबसे पहले बताया, द वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई और मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, वो चला रहा है, तो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर या एम्प्लॉय के लिए कुछ भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो परक्विजिट्स का पार्ट नहीं होंगी। फिर इन्होंने बताया, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई। जी हाँ, एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज एम्प्लॉई इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉई। जी हाँ। फिर दूसरा जो इन्होंने बताया, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डिसीजेज और एलिमेंट इन एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल CIT हैविंग रिगार्ड टू सच गाइडलाइंस एज में बी स्पेसिफाइड। तो ये गाइडलाइंस हैं जहां पर अगर एक्चुअल अमाउंट जो कुछ पे होता है एम्प्लॉय को, तो वो भी आपका प्रिक्विजिट में इंक्लूड नहीं होगा। सब्जेक्ट टू दैट आपकी ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, सब क्लोज आई, सब क्लोज टू। उसके बाद क्लॉज सी में इन्होंने बताया कि एनी पोर्शन ऑफ प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ सच एम्प्लॉय अंडर द स्कीम अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 30C। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी स्कीम है जो IRD से अप्रूव्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय की कोई भी जो है पॉलिसीज हैं उसके रिगार्डिंग प्रीमियम पे करता है, तो वो भी परक्विजिट्स का पार्ट मानी जाएंगी। जी हाँ। फिर इसके बाद इन्होंने क्लोज डी में बताया कि एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय टू कीप to effect or keep in force an insurance on his health or health of any member of his family under scheme approved for the purpose of 126। वो जो आपकी स्कीम है वो भी अप्रूव होनी चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या IRDA से अप्रूव होनी चाहिए। तो उन इन दैट रिस्पेक्ट अगर कोई भी मेडिक्लेम की कोई पेमेंट्स वो करता है एम्प्लॉयर, तो उसको भी पर क्रेडिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द यूज ऑफ एनी व्हीकल फॉर जर्नी बाय द assessee फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू हिज ऑफिस और अदर प्लेस ऑफ वर्क और फ्रॉम सच ऑफिस और प्लेस टू हिज रेजिडेंट। मान लीजिए जो आपका एम्प्लॉयर है कोई ऐसी पेमेंट्स कर रहा है फॉर द यूज ऑफ व्हीकल, उस व्हीकल का यूज जो एम्प्लॉय करता है फॉर द पर्पस ऑफ आने जाने के लिए अपने घर से लेके ऑफिस या किसी वर्क प्लेस पे या वर्क प्लेस से टुवर्ड्स घर तक जाने के लिए, तो वो भी परक्यूरेट्स का पार्ट नहीं होंगे। फिर क्लॉज एफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई राइटर भी लगे हैं, वो सेक्शन 17(3) में बताए हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। जी हाँ, आउटसाइड इंडिया की बात की गई है। कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर एम्प्लॉय का होता है या उसके फैमिली मेंबर का होता है, उसके रिस्पेक्ट में कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है एम्प्लॉयर ने, तो वो परक्विजिट्स का पार्ट नहीं होंगी। और साथ में क्या बताया कि ट्रैवल एंड स्टे अबाउट फॉर द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर सच एम्प्लॉय फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो भी एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होगा। और ट्रैवल एंड स्टे बोर्ड एक्सपेंसेस ऑफ वन अटेंडेंट जो है पेशेंट के साथ जो रहता है फॉर सच ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी आपका परक्विजिट्स का पार्ट नहीं होगा। जी हाँ, ये तीन तीन वो हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन 17(3) में इस पर एक राइडर लगा दिया गया था, जो अभी हमने सब सेक्शन 2F में जो पढ़ा, ये तीन हमने बातें पढ़ी हैं। जो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इस 2F के लिए यहाँ पर राइडर लगा दिया इन्होंने।
The expenditure on medical treatment and stay abroad shall be excluded from the perquisites only to the extent permitted by the आरबीआई। आरबीआई जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा टू दैट एक्सटेंट जो है वो परमिट होगा और perquisites में इंक्लूड नहीं होगा। फिर क्लॉज एंड वर्ड यूज करते हुए साथ में इन्होंने क्लॉज बताया क्लॉज बी में, द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द perquisites ओनली इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉई हुज ग्रॉस टोटल इनकम एज कंप्यूटेड बिफोर including therein the said expenditure does not exceed such amount as may be prescribed। तो ये गवर्नमेंट अभी यहाँ पर लिमिट बताएगी कि किस अमाउंट से ऊपर के एम्प्लॉयज की, जो अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की कुछ भी वट एवर एक्स अमाउंट सैलरी है, उस अमाउंट से ऊपर सैलरी होगी तभी ये परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17(4) की। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशंस बताई हैं, फैमिली की, ग्रॉस टोटल इनकम, हॉस्पिटल में इस पे नहीं जा रहा हूँ, आप ये आराम से देख लीजिएगा, स्लाइड्स को आप मेरे से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 की, जहां पे इन्होंने बताया कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में तीन तरह की हमारी आइटम्स हैं जो इंक्लूड होती हैं, और चार तरह की ऐसी आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं। जो इंक्लूड होती हैं वो 18(1) में है, जो इंक्लूड नहीं होती वो 18(2) में है। सबसे पहले इन्होंने बताया यहाँ पर 18(1) में कि एनी अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एट in connection with the termination of his employment or modification of the terms and condition relating to, अगर मान लीजिए कोई विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनेशन एम्प्लॉयज को कुछ भी कंपनसेशन मिलता है, या इन द टर्म्स ऑफ जो आपकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई कंपनसेशन मिलता है, तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट मानी जाएगी। जी हाँ। फिर क्लॉज बी में बताया एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड वेदर इन लमसम और अदरवाइज बाय एन एसएससी फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग हिज एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करने से पहले और एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के सेसेशन होने के बाद कुछ भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी माना जाएगा। फिर क्लॉज सी में बताया कि एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एसएससी सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 18(2) from an employer or former employer, from a provident fund or fund, to the extent to which it does not consist of contribution by the assessee or the interest on such contribution। फिर एक और बताया कि एनी सम रिसीव्ड अंडर एन कीम एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो भी मिलता है एम्प्लॉय को कोई, तो वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट माना जाएगा। जी हाँ। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 की। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि चार तरह की इनकम पेमेंट्स जो हैं इंक्लूड नहीं होती प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में, जो स्पेसिफाइड की गई हैं। वो क्या हैं कि शेड्यूल 2 के सीरियल नंबर 3 में जो मेंशन हैं, शेड्यूल 2 के सीरियल नंबर 4 में जो मेंशन है, शेड्यूल 2 के जो सीरियल नंबर 8 में जो मेंशन है, एंड शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 11 में जो मेंशन हैं। जी हाँ, शेड्यूल 3 का जो सीरियल नंबर 11 है वो एचआरए का है। शेड्यूल 2 का जो सीरियल नंबर 3 है वो डील करता है इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ऑन विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज। शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 4 जो डील करता है इंटरेस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एंड शेड्यूल 2 का जो सीरियल नंबर 8 है वो डील करता है आपका पेमेंट्स फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड। जी हाँ, अगर सर्टेन कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन दोज शेड्यूल्स वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो प्रॉफिट जो पेमेंट्स हैं जो वो प्रॉफिट इन लिeu सैलरी का पार्ट नहीं होंगी। जी हाँ। सिमिलरली जो एचआरए की सर्टेन कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है, जो एग्जम्प्ट एचआरए है आपका प्रॉफिट इन लिeu सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। मैंने एग्जम्प्ट एचआरए की बात की है, टैक्सेबल की बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो पेमेंट फ्रॉम आपका इंटरेस्ट का पेमेंट्स है फ्रॉम ऐसे फंड जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है। कंडीशंस ये हैं कि पेमेंट जो आपकी कंट्रीब्यूशन है 1 अप्रैल 2021 के बाद होना चाहिए, और कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं होना चाहिए 5 लाख से ज़्यादा, 2,50,000 से ज़्यादा। 5 लाख उस केस में जहाँ पर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर क्लॉज बी में यहाँ पे बताया द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम एज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए शैल बी कंप्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो भी उसके रूल्स प्रिस्क्राइब होंगे कि भाई कितने अमाउंट तक का जो आपका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा, उसके रिगार्डिंग फिर हम अलग से डील करेंगे जब ये रूल्स इसके नोटिफाई हो जाएंगे। सिमिलर प्रोविजंस हैं इसके बाद।
जो एप्लीकेबल होंगे, द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एंड बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 8 ऑफ पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 11। सिमिलर प्रोविजंस हैं। अब उसके बाद एनी पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड्स, किस किस केस में अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड से जो पेमेंट्स होंगी वो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट हो जाएंगी शेड्यूल 2 में, और साथ ही साथ प्रॉफिट इन लिeu सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगी। ऑन द डेथ ऑफ ए बेनिफिशियरी टू एन एम्प्लॉय इन लिeu ऑफ और इन commutation of annuity on his retirement after a specified age or on his becoming incapacitated prior to such retirement or by the way of refund of contribution on the death of the beneficiary। तो ये इस तरह के दो कंडीशंस हो रहे हैं। अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये आप इसको स्लाइड्स को देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनी स्पेशल अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि एचआरए एट प्रेजेंट भी एग्जाम्प्ट है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, 40% या 50% ऑफ द सैलरी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर, ये तीन कंडीशंस हैं। लेकिन एट प्रेजेंट इसका रूल 2A जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, सिमिलर टाइप्स ऑफ उसमें वहाँ पर प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि किस किस कंडीशंस में जो है एचआरए एग्जाम्प्ट होगा। जो एचआरए एग्जाम्प्ट करने की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। एचआर एग्जाम्प्ट करने की कंडीशंस ये हैं कि सच अलाउंसेस इज स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द असेसी। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन है सच अलाउंसेस इज टू द सच एक्सटेंट एज प्रिस्क्राइब्ड हैविंग रिगार्ड टू द एरिया और प्लेस इन विच सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड एंड अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन। थर्ड कंडीशन है द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय द असेसी इज नॉट ओन बाय हिम। एंड फोर्थ कंडीशन है आपकी the assessee has actually incurred expenditure on payment of rent in respect of residential accommodations। तो ये चार कंडीशंस किसी भी एचआरए की एग्जाम्प्ट कराने के लिए पहले हमारी जो है कंप्लाई होनी चाहिए। तभी हमारा जो एचआरए, हम हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले हम ये देखें क्या ये चारों कंडीशंस मीट होती हैं, उसके बाद एचआरए का बेनिफिट जो आपका एग्जाम्प्ट है उसका बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 11 में। साथ ही साथ जो एग्जाम पार्ट है आपका, वो प्रॉफिट इन लिeu सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। जी हाँ, एग्जाम पार्ट टैक्सेबल नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्शन 19 में अब सारी डिडक्शंस ऑलमोस्ट आ गई हैं। और जैसे मान लीजिए जो पहले सेक्शन 10 में डिडक्शंस मिल रही थी, ग्रेजुइटी की, पेंशन्स की, लीव एनकैशमेंट, कंपनसेशन की सारी उठ के आप यहाँ मर्ज हो गई हैं सेक्शन 19 में। तो सेक्शन 19 में 1 to 14 टाइप्स की टोटल डिडक्शंस हैं जो दी गई हैं। सबके प्रोविजन अलग अलग हैं। ब्रीफली मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कुछ एक अभी ऐसे अभी अमाउंट नोटिफाइड नहीं हुए, तो जो अमाउंट नोटिफाइड लेटर ऑन होंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 10 से लेके 13 में इन्होंने बताया कि परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस एग्जम्प्ट होंगे टू द एक्सटेंट, जो वहाँ पर कंडीशंस मेंशन होंगी, टू द एक्सटेंट प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स, जो उनसे रूल्स आएंगे। जो 8% हम जब अभी जानते हैं कि जैसे आपका हॉस्टल अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस है, कई तरह के अलाउंसेस हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं। लेकिन वो मेंशन कहाँ पर है? वो सारे मेंशन होते हैं रूल्स में। तो अब ये जो इनकम टैक्स बिल 2025 चल रहा है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में और फिर इसके रूल्स आएंगे, तो वो लिमिट्स और जो कंडीशंस हैं फिर वो नोटिफाइड होंगी, और कौन कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्ट होंगे फिर वो नोटिफाइड होंगे। तो अभी इसको आइए ब्रीफली में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो डिडक्शंस मिल रही है सेक्शन 19(1) में, सीरियल नंबर 1 में, वो मिल रही है आपकी एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। जी हाँ, 2500 रुपये तक मैक्सिमम अलाउड है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है इसके 2 में, 19(1) की सीरियल नंबर 2 में। वो कितना हमें अलाउड हो रहा है? 75,000, 50,000, डिपेंडिंग ऑन द कौन से रिजिम आप ऐसा जो आपका एम्प्लॉई है वो फॉलो कर रहा है। अगर न्यू रिजिम है 75,000, पुरानी रिजिम है जहाँ डिडक्शंस क्लेम कर रहा है तो 50,000। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव्ड एज एफर्ट टू इन सबसेक्शन 2G ऑफ सेक्शन 19, एंटायर अमाउंट यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। 2G ऑफ 19 कुछ स्पेसिफिकली जो एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट फील्ड के एम्प्लॉइज हैं या लोकल बॉडीज के एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। Payment of retiring gratuity received under the pension code or regulation applicable to the members of the defense services entire amount exempt है। gratuity received under the payment of gratuity act 1972, तो उसके लिए जो conditions हैं उन्होंने बताया यहाँ पर
के अमाउंट रिसीव्ड एज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। उस एक्ट के 4(2) एंड 4(3) के में जो मैक्सिमम अमाउंट हमें अलाउड होगा वहां तक हम एग्जम्प्ट कर देंगे इन्होंने। उसके बाद any other gratuity received by employee on his retirement, on his becoming incapacitated before such retirement, on termination of his employment। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। उसके बाद थर्ड कंडीशन है हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो ये सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोविजंस हैं जो एट प्रेजेंट भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चल रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर पेमेंट इन कम्युटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड अंडर द सिविल पेंशन रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी सिमिलर स्कीम एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन और होल्डर्स ऑफ पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस और ऑफ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन। फिर द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, द मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, द एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटीज और ए कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट। तो एंटायर अमाउंट यहाँ पर हमारा एग्जाम्प्ट है। फिर सीरियल नंबर 8 पे उन्होंने बताया पेमेंट इन कम्युटेशन ऑफ पेंशन इज रिसीव्ड अंडर एनी स्कीम फ्रॉम एनी अदर एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर कंडीशन है अगर ग्रेजुटी मिल रही है 1/3, ग्रेजुटी नहीं मिल रही तो 1/2। सिमिलर प्रोविजन है एट प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। पेमेंट इन कम्युटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम ए फंड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 सीरियल नंबर 3 एंटायर अमाउंट। तो ये शेड्यूल 7 का जो सीरियल नंबर 3 क्या है वो डील करता है, ये एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पर डाला है शेड्यूल 7 का। एनी फंड बाय वट एवर नेम कॉल्ड सेटअप बाय द LIC ऑन और आफ्टर द 1 अगस्त 1996 और एनी अदर इंश्योरर अंडर ए पेंशन स्कीम। तो कुछ भी यहाँ से कंट्रीब्यूशन जो आपका होगा और जो मिलेगा एम्प्लॉय को वो एग्जम्प्ट होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन एट द टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट। तो उसमें ये अगर मान लीजिए कि अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो मिल रहा है कंपनसेशन और एनी अदर एक्ट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाइड होंगे एनी अंडर एनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स में मिल रहा है। तो कौन कौन सा जो है आपका अमाउंट वो है वो एग्जम्प्ट होगा, वो है कंपनसेशन रिसीव्ड अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25(FB) of the Industrial Dispute Act, such amount not being less than 50,000 as notified the सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिमम इन तीनों का हम मिनिमम कर देंगे, जो भी मिनिमम मिनिमम आएगा वो एग्जाम्प्ट कर देंगे। Compensation received by a workman in accordance with any scheme which the central government may approve in this behalf, having regard to the need for the extending special protection to the workman in the undertaking to which such scheme applies। तो ये स्पेसिफाइड करेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन के जहां पर ये सीरियल नंबर 11 जो आपका 11 है एप्लीकेबल होगा। तो एंटायर अमाउंट जो है कंपनसेशन का आपका एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए। फिर सीरियल नंबर 12 पे बता रहे हैं कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज अंडर स्कीम और स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ पर कितना मैक्सिमम मिल जाएगा 5 लाख और कंपनसेशन रिसीव्ड विच एवर इज लेस। उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लीव इनकैशमेंट की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जो लीव इनकैशमेंट मिलता है एंटायर एग्जाम जो आपका एंटायर अमाउंट है एग्जाम्प्ट है। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो लीव इनकैशमेंट है उन्होंने कहा जी कैश इक्विवेलेंट ऑफ द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ अर्न लीव एट हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज। Entitlement of the earned leave shall not exceed 30 days for every year of actual services। फिर यहाँ फॉर्मूला बताया कि वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आपका एवरेज मंथली सैलरी फॉर द 10 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग हिज रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरएनुएशन और अदरवाइज। तो ये हमारी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा आपका वो एग्जाम्प्ट होगा। अब उसके बाद हमारा मैंने आपको बताया था शेड्यूल जो आपका 3 है उसके सीरियल नंबर 10 से लेके 13 तक स्पेसिफिकली परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो बता रहे हैं कि किस किस कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस हैं और जो कंप्लाइंस होने पे परक्विजिट्स एंड जो आपकी अलाउंसेस हैं एग्जम्प्ट होंगे। तो शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 10 में इन्होंने बताया कि इनकम इन द नेचर ऑफ परक्विजिट्स एम्प्लॉय को जो मिलते हैं सर परक्विजिट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय
the way of monetary payment within the meaning of 17(1), the tax on such income actually paid by the employer at the option of his employer on his behalf, and such perquisite is paid in respective of section 200 of the Companies Act 1956। इस 2013 आना चाहिए, अभी अपडेट नहीं किया है, शायद गलती हो गई है यहाँ पर। तो 11 में मैंने आपसे डिस्कस किया था एचआरए के बारे में कि एचआरए को एग्जाम्प्ट करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अगर ये चारों कंडीशंस एम्प्लॉय पहले फुलफिल करता है देन एचआरए की एग्जाम्पशंस मिलती हैं। उसके बाद एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट मिल रहा है कोई एसएससी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस आपका जो ड्यूटी, अगर वो कोई ऐसे अलाउंसेस हैं जो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ उसकी ड्यूटी के लिए हैं, तो वो एज जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होगी टू दैट एक्सटेंट वो भी एग्जम्प्ट होंगे। जी हाँ। उसके बाद any other allowances, such allowances granted to the assessee to meet his personal expenses at the place where the duty of his office, at the place employment of his, or at the place where he ordinarily resides, or to compensate him for the increased cost of living to the extent as prescribed, and personal allowance to remunerate or compensate for performing duties of a special nature relating to the office or employment shall not be excluded from the total income unless such allowances is related to the place of his posting or residence। ये कंडीशन यहाँ पर डाल दी है। सिमिलरली हमने देखा कि जितने भी हमारे ये अलाउंसेस हैं जो पहले अलग से हमारे कुछ एक सेक्शन 10 में थे हमारे, जैसे हमारा एचआरए पहले हमारा 13A में एट प्रेजेंट हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है उसमें एग्जाम्प्ट है, लेकिन अब इनको उठा के फर्दर एक शेड्यूल में डाल दिया गया कि वहां पर बता दिया कि कौन कौन से आपके अलाउंसेस होंगे जो पर्सनल नेचर के हैं या स्पेसिफिक फॉर द आपका ड्यूटी से परफॉर्मिंग से रिलेटेड है, तो वो उसको वहां पर एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जो ये अलग से शेड्यूल डाला गया है जो सीरियल नंबर 10 से लेके सीरियल नंबर 13 तक ऑफ शेड्यूल 3 का, ये भी सारे के सारे सेक्शन 19 में ही इनकी डिडक्शंस मिलनी चाहिए थी। फिर से थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि भाई कुछ चीज़ें यहाँ देखनी है कुछ चीज़ें वहाँ देखनी है। मेरे हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शन 19 में आ जानी चाहिए थी। आई होप कि शायद जो फाइनल बिल अप्रूव होगा उसमें सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजंस को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।